In essence, what does due process of law means? The principle of natural justice, the procedure established by law और fair application of law या फिर equality before law। सारभूत में विधि की सम्यक प्रक्रिया का क्या अभिप्राय है? नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, विधि द्वारा स्थापित पद्धति, विधि की निष्पक्ष प्रयुक्ति या फिर विधि के समक्ष समता। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है या बुरी लगती है उस हिसाब से आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चलिए समय व्यर्थ न करते हुए हम शुरुआत करते हैं अपने डेली यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन की इस वीडियो की। तो जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखेंगे कि इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे कि हम हर इस वीडियो में देखते हैं। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बारे में पूछा गया है कि इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में सारभूत में क्या मतलब है। ठीक है जी। तो आपके पास सामने 4 ऑप्शन है, जैसे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। आप में से बहुत सारे बच्चों को यह क्वेश्चन का आंसर आता भी होगा, लेकिन कुछ लोगों को तो सर के ऊपर से जाता है। जस्ट लाइक जब सबसे पहले मैंने देखा तो मेरे सर के ऊपर से गया था। ठीक है जी। लेकिन जब हम इसको समझेंगे तो ये क्वेश्चन शायद हमने पढ़ा हुआ है। अब आप पूछेंगे कि हमने कैसे पढ़ा हुआ है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे पढ़ा हुआ है। जब भी हम बात करते हैं हमारे संविधान की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल आप जानते हैं 12 से 35 तक, जो कि संविधान के भाग 3 के अंदर आता है, पार्ट 3 के अंदर आता है। उसमें क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, जिनको मौलिक अधिकार का नाम देते हैं। तो 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकार आते हैं। तो उन चीज़ों के बेस के ऊपर भी ये क्वेश्चन है, कैसे है मैं उस चीज़ के बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन के कंटेक्स्ट समझ लेते हैं कि देखो, आप प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जैसा कि इसमें था प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, और फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ क्या होता है इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। या फिर इक्वालिटी बिफोर लॉ या प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन्स है क्या। ठीक है जी। तो पहले समझ लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इनके बीच में, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, पहले ये समझते हैं। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ में स्कोप कम होता है थोड़ा, और इसमें ज़्यादा स्कोप होता है। एक करेक्ट प्रोसेस है करने का, ये मतलब करने का करेक्ट प्रोसेस नहीं है ये, लेकिन ये प्रोसेस को केवल करेक्ट करता है और ये लॉ को भी चेक करता है। ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ओरिजिनेट होता है और ये यूनाइटेड स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन से ओरिजिनेट होता है। आप पूछेंगे कि ये क्या बकवास कर दीजिए आपने हमारे सामने, हमको समझ तो कुछ नहीं आया है। लेकिन चलिए अब इसको थोड़ा इन डेप्थ करते हैं, और मैं आपको ज़रूर यह सुनिश्चित करना चाहूँगा कि आप इसका मतलब बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। मान लो लेजिस्लेचर या कोई भी बॉडी जब कोई कानून बनाती है, तो जब वो कानून बनाती है, अगर उसके ऊपर कोई क्वेश्चन करता है, तो जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है उसमें क्या होता है, इसमें केवल ये चेक किया जाता है कि उस लॉ को एस्टैब्लिश करने का जो प्रोसीजर है क्या वो सही है या सही नहीं है। मतलब उस चीज़ को ही सही किया जाता है कि वो जिस तरीके से वो चीज़ इम्प्लीमेंट होगी। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंदर अगर कोई लॉ जो है क्वेश्चन किया जाता है उस चीज़ के लॉ के ऊपर, क्या उसके ऊपर आपत्ति की जाती है, तो उसमें उस लॉ को चेक किया जाता है कि भैया वो फेयर या आर्बिट्रेरी है या नहीं है, कि वो सही भी है या नहीं है। ठीक है जी। तो जब भी कोई लॉ कोई लेजिस्लेचर बनाता है या जो भी गवर्निंग बॉडी होती है, तो जुडिशरी केवल ये चीज़ देखती है कि उसने उस चीज़ को फॉलो करने के लिए सही प्रोसीजर का इस्तेमाल किया है या नहीं किया है। वो ये नहीं देखेगा कि भी उस लॉ को बनाने की इंटेंट क्या, मतलब किस मत के साथ वो लॉ बनाया गया है या क्या किस मत के साथ वो नहीं बनाया गया है। बल्कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंदर थोड़ा सा अलग है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अगर आपका जो लॉ है अगर वो फेयर नहीं है तो वो उसको डिक्लेयर कर देगा नल एंड वॉइड, मतलब कि वो लॉ ही ख़त्म कर देगा उस चीज़ को, कि अगर वो सही नहीं है। ठीक है जी। तो ये फेयर ट्रीटमेंट देता है आपके इंडिविजुअल राइट्स को, मतलब ये हर एक इंसान के इंडिविजुअल राइट्स को अच्छी तरीके से देखता है और देखने का सही नज़रिया होता है। बल्कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ में ऐसा नहीं है।
अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से कंपेयर करें तो जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है उसमें नैरो स्कोप रहता है कि आप किसी को जस्टिस और इक्विटी दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, लेकिन इसके अंदर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंदर आपके पास बहुत वाइड स्कोप होता है। सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स की गारंटी देता है आपको, हर एक सिटीजन की। तो हमारा आर्टिकल जो जैसे कि मान लो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर फंडामेंटल राइट्स जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर ये आर्टिकल 32 आता है जो कि हमारी फंडामेंटल रेमेडीज़ के बारे में बात करता है, तो हमारे सारी जो फंडामेंटल राइट्स उनकी प्रोटेक्शन अगर हम करें तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज कर सकते हैं कि हमारा ये फंडामेंटल राइट जो है वायलेट हुआ है, या फिर आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के अंदर, तो ऐसा हम तो यहाँ पे केवल प्रोसेस को चेक किया जाता है, लॉ को चेक नहीं किया जाता है। ठीक है जी। तो वैसे ही ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है गारंटी देता है कि किसी भी सिटीजन का राइट जो है वो वायलेट नहीं होगा और सबको एक प्रोटेक्शन जरूर मिलेगा। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के अंदर क्या है कि इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, वाइल डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द लॉ एग्जामिन्स, ये केवल सब्सटेंशियल क्वेश्चन को ही देखेगी। ठीक है, बाकी कुछ नहीं देखेगी। परंतु जब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंदर ये चेक करेगी कि फंडामेंटल राइट अगर किसी का वायलेट हो रहा है तो वो सीधा अवॉइड कर देगी उस लॉ को ही, वो उस लॉ को आगे बढ़ने ही नहीं देगी, बेशक उसका प्रोसीजर सही हो या नहीं हो। ठीक है जी, ओके। अब बात करते हैं कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जो है थोड़ा रिजिड और इनफ्लेक्सिबल है, बिकॉज यहाँ पर थोड़ा रिस्क रहता है कि कोई किसी की पर्सनल लिबर्टी छिन जाती है या फिर उसकी लाइफ से कॉम्प्रोमाइज़ किया जा हो सकता है। तो ये थोड़ा सा थोड़ा सा सख्त और कम फ्लेक्सिबल टाइप का जो है वो प्रोसीजर होता है। मतलब ये जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, विधि की जो स्थापित प्रक्रिया है। ठीक है जी। तो लेकिन ड्यू प्रोसेस लॉ के अंदर आपको फेयर ट्रीटमेंट मिलता है, इट इज़ अ लीगल रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो दैट द स्टेट मस्ट रिस्पेक्ट ऑल द लीगल राइट्स, कि स्टेट को आपके सभी राइट्स को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी किसी भी इंडिविजुअल को मिले हुए हैं। ठीक है, और स्टेट कैन नॉट मस्ट कन्फॉर्म टू द लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है जी, सब कुछ देना और सब चीज़ों को देखना, एक फेयर तरीके से ट्रीटमेंट करना, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंदर आता है। तो क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता लग गया होगा। फिर भी हम कि जो विधि की सम्यक प्रक्रिया है वो फेयर एप्लीकेशन है एज कम्पेयर टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, वो एक रिजिड और इनफ्लेक्सिबल है। ये हमारा उस तरीके से एक चीज़ निकली है। ठीक है जी, कि मतलब कल को अगर कोई हमारा फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो उस केस के अंदर क्या होगा कि अगर तो ड्यू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ मतलब स्थापित प्रक्रिया होगी, तो पहले जो है वो हो चुका है, किसी ने लॉ बना दिया है, बस हम ये चेक करेंगे कि वो अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। वो तो थोड़ा अलग, थोड़ा रिजिड टाइप का चीज़ हो जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन्स इसमें फेयर एप्लीकेशन होता है ऑफ द लॉ, तो इसमें क्या किया, सब कुछ चीज़ें चेक की जाती है और लॉ को भी वायड किया जा सकता है अगर आपके फंडामेंटल राइट्स या किसी के भी फंडामेंटल राइट्स का हनन किया जा रहा है तो। ठीक है जी, तो जैसा कि हमने देखा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के मीन्स एक रैशनल और फेयर ट्रीटमेंट है। ठीक है जी, और इसमें हर एक इंडिविजुअल को चांस मिलता है कि अपने डिफेंस में वो कुछ कह सके इससे पहले कि उसको कुछ सज़ा सुनाई जा सके। ठीक है जी, जैसा कि आर्टिकल 22 हमको कहता है। ठीक है जी, आर्टिकल 22 भी यही कहता है राइट टू फ्रीडम के अंदर। ठीक है जी, फिर द डेफिनेशन ऑफ ड्यू प्रोसेस स्टिमुलेट करता कि इसकी राइट टू लाइफ लिबर्टी उससे छीन ना जाए और जिसको लीगल राइट है उसको भी प्रोटेक्शन मिले। तो सब चीज़ें देख के ड्यू प्रोसेस ऑफ मीन्स काम करता है। तो इस तरीके से इस बारे में बताया गया है। तो चलिए अब क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं जैसा कि हम हमेशा की तरह करते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है, अब तो ये आपको पता लग ही गया होगा कि क्वेश्चन का आंसर क्या है, कि व्हाट डज द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन्स। तो इट मीन्स दैट फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, कि विधि की जो सम्यक प्रक्रिया है, विधि की सम्यक प्रक्रिया है, एक विधि की निष्पक्ष नियुक्ति है कि यह निष्पक्ष तरीके से काम करता है, कोई ना अपना ना कोई पराया। ठीक है जी, तो धन्यवाद। होप्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। धन्यवाद।